हेलो एवरीबॉडी, जय जिनेंद्र। वैसे मैंने सबको म्यूट ऑल कर दिया है। हेलो एवरीबॉडी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सबको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। लाइव है, वीडियो है हमारा। वीडियो नो पे पा रिकॉर्डिंग चल रहा है। पण मी दिसली ना। आता म्यूट करू। FM mode, Bluetooth mode. हाँ माया। हेलो हेलो हेलो। आपका माइक भी ऑन है, आपका ये भी ऑन है, तो आप बोल भी पाएगा, सुन भी पाएगा। अगर कुछ बोलना है तो बोलना मत, ठीक है? बंद कर लो, आवाज आएगा। For security reasons, I request all of you to join only with your names. कुछ फोन नंबर यहाँ दिख रहा है 777721911734। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपना सही नाम डाल के लॉगिन कीजिए। माया जी, यू आर लाइव नाउ। आप थोड़ा एक बार बोलेंगे तो आवाज टेस्ट कर लेंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी साइड से। हाँ, ओम अरहम। ओम अरहम। वैसे अभी थोड़ा टाइम है, तो क्लास की शुरुआत करने में थोड़ी देर 1-2 मिनट के बाद हम शुरुआत करें तो अच्छा रहेगा। डन डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है ना? हाँ, मैंने जो रेज हैंड किया है वो अब मैं निकाल देती हूँ। ठीक है? डन डन, यस।
ओके, आई सबको जय जिनेंद्र। और एक बात, मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि कुछ लोग जो हैं अभी भी करेक्ट नाम से नहीं जुड़े हुए हैं। किसी का फोन नंबर है, किसी का मोबाइल नंबर कुछ दिख रहा है, कुछ फनी नेम्स हैं, तो आई विल मूव दोस पीपल टू वेटिंग रूम ताकि वो अपना नाम चेंज कर ले। नाम करने का वेरी प्रोसीजर है। पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में टाइप करेंगे तो लिस्ट में पहला ऊपर का नाम आपका रहेगा
उस पर क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक करने पे यू कैन चेंज द नेम। तो फॉर सिक्योरिटी रीजंस मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग प्लीज सही नाम से जुड़े ताकि वी कैन आइडेंटिफाई हु द पर्सन इज। सो माया जी, कैन वी स्टार्ट नाउ? आर यू रेडी? हाँ ठीक है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। यस, ठीक है, वी हैव 111 पार्टिसिपेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड जो सो जैसे जैसे जुड़ रहे हैं तो वो जुड़ेंगे अपने आप से। ठीक है, ठीक है। तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं त्रिपदी वंदना से। दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जुड़े हुए, आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे साच्यं। यहाँ उपस्थित सभी साधक मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैसे आज हमारे एनाटॉमी का जो पहला क्लास है उसमें मैं हमारे शरीर के कुछ बेसिक बातें बताऊंगी, सेल के बारे में बताऊंगी और रक्त परिवहन तंत्र के रक्त के बारे में आज बताऊंगी। तो वैसे हमारे शरीर की रचना के संरचना के कई स्तर, संगठनात्मक स्तर कई है और उसका पहला स्तर है रासायनिक स्तर। हमारे शरीर में बहुत सारे रसायन है और ये रसायन हमारे शरीर के निर्माण के लिए और हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है, अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है। जैसे परमाणु मिलकर अणु बनते हैं और अणु बनके अणु मिलकर रसायन बनते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर H2O बनता है, यानी कि पानी। और पानी ये हमारे शरीर का बहुत बड़ा भाग है। जब रसायन निश्चित और नियमित रूप से मिलते हैं तो संगठनात्मक स्तर के अगले स्तर का निर्माण करते हैं, यानी कि कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका ये जीव के शरीर की इकाई है। हमारे शरीर में देखे जाए तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, जैसे नाड़ी तंत्र की कोशिकाएं, मांसपेशी की कोशिकाएं, अस्थि की कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। और ये कोशिकाएं वैसे मूल रूप से तो समान ही है, लेकिन अपने कार्य के हिसाब से उनकी रचना में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। कोशिकाएं मिलकर एक समान रचना और कार्य करने वाली वो कोशिकाएं मिलकर अगले स्तर यानी उत्तकीय स्तर का निर्माण करती है। हमारे शरीर में बहुत सारे उत्तक है और हर एक उत्तक का अपना अपना कार्य होता है। जैसे कि एपिथेलियल उत्तक को ले लीजिए। एपिथेलियल उत्तक के अंदर म्यूकस कोशिकाएं हैं जो म्यूकस का स्त्राव करती है। हमारी ये जो कपोल है, कपोल के भीतर के भाग में एपिथेलियल उत्तक है और उसमें से श्लेष्मा का स्त्राव होता है। और ये श्लेष्मा हमारे ग्रास को, हमारे कोर को नरम मुलायम बनाता है, जिससे हमें निगलने में आसानी रहती है। उत्तकें मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। एक अंग में 2 या 2 से अधिक उत्तक होते हैं और हर एक अंग का अपना अपना कार्य होता है। अंग मिलकर आगे के स्तर का निर्माण यानी कि तंत्र का निर्माण करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र हैं और हर एक तंत्र का अपना अपना कार्य होता है और उस कार्य में उस तंत्र के अंग अपना अपना योगदान देते हैं, विशेष योगदान देकर उस तंत्र के कार्यों को पूरा करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम पाचन तंत्र को ले लीजिए और पाचन तंत्र के अंग बहुत सारे हैं, अन्न नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। और ये सब अंग अपना अपना योगदान देते हैं। जैसे कि अन्न नली, इसोफेगस, जो खुराक को मुंह से आमाशय तक लाते हैं। आमाशय में मंथन क्रिया होती है, खुराक का पाचन होता है। छोटी आंत में खुराक का एब्सॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। बड़ी आंत में खुराक में से जो भी पदार्थ बड़ी आंत में है उसमें से पानी और खनिज क्षार का शोषण होता है
और ये जो अपाचित पदार्थ है उसको आगे मल के रूप में फिर आगे धकेल दिया जाता है, जो समय समय पे हम उसका निकाल करते हैं। तो इस तरह पाचन तंत्र के अंग अपना अपना योगदान देकर खुराक के पाचन में हेल्प करते हैं और सारे तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, जीव का निर्माण करते हैं। तो हमारे शरीर में देखा जाए तो बहुत सारे तंत्र है। तो पिक्चर प्लीज विनोद भाई। हाँ, पहला पिक्चर। अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए, हमारे शरीर की जो संगठनात्मक स्तर है उसमें पहला रासायनिक स्तर है, फिर कोशिकीय स्तर है, उत्तकीय स्तर, अंगीय स्तर, तंत्रीय स्तर और शरीर स्तर है। और बहुत सारी हमारे भीतर तंत्र भी है, जैसे आवरण तंत्र, अस्थि तंत्र, प्रजनन तंत्र, मांसपेशी तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, बहुत सारे तंत्र भी हैं। ओके, ठीक है। अब ठीक है, ओके, ले लीजिए। अब हमारे शरीर के जीव में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो उसे मृत वस्तुओं से, निर्जीव पदार्थों से अलग करता है, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से अलग करता है। तो ऐसे कुछ लक्षण जीव में होते हैं। तो उस लक्षण के बारे में अब हम जानेंगे। जैसे कि पहला है चयापचय, यानी कि मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में जितनी भी रासायनिक क्रिया है उनका समूह है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय में दो क्रियाओं का समावेश है, अपचय और उपचय। जब हमारी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन आता है और पोषक तत्व ग्लूकोज आता है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिलकर ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि पोषक तत्व और ऑक्सीजन में से ऊर्जा का निर्माण तक की जो क्रिया है उसे अपचय कहा जाता है। ऑक्सीजन हमें श्वसन तंत्र के द्वारा मिलता है और ग्लूकोज हमें पाचन तंत्र के द्वारा मिलता है। और फिर ऊर्जा के निर्माण के बाद उसमें से रसायन का निर्माण होता है, यानी कि हमारे शरीर के संगठनात्मक स्तर का पहला स्तर रासायनिक स्तर। तो ऊर्जा में से रसायन का निर्माण होता है, उसमें से कोशिका, उत्तक और विविध अंगों अवयवों का निर्माण होता है। तो ऊर्जा में से जो अवयवों का निर्माण होता है उसे उपचय कहते हैं। तो अपचय और उपचय एक प्रकार से देखा जाए तो ये रासायनिक प्रक्रियाओं का समूह ही है। दूसरा माया जी, लक्ष्य, हाँ माया जी, मेरे को एक फीडबैक आ रहा है कि आपका जो डिलीवरी है वो थोड़ा फास्ट है, लोग कुछ उसको नोट्स नहीं लिख पा रहे हैं। तो थोड़ा अगर आप स्लो करेंगे तो पीपल विल बी एबल टू राइट नोट्स। ठीक है, फिर लेक्चर खत्म नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। तो दूसरा लक्षण है उत्तेजनात्मकता, यानी एक्साइटेबिलिटी। हमारा शरीर क्या है कि बाह्य वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसका अनुभव करता है, और इस अनुभव के और उस अनुभव वो परिवर्तन जो बाह्य वातावरण जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए शरीर में भी कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे कि अगर बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी तूफान चल रहा है, तो क्या करेंगे, हम आंखों के ऊपर हाथ रख लेंगे, चेहरे को घुमा लेंगे। तो ये हमारी उत्तेजनात्मकता के कारण होता है। अगर बाहर से जोर अचानक आंखों पे तीव्र रोशनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, आंख को बंद कर देते हैं। अगर बाहर जोर से पटाखे की आवाज आ रही है तो हम क्या करते हैं, कान को बंद कर देते हैं। ये सब हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए करते हैं। जैसे बाहर बहुत ठंड पड़ रही है, हमें बाहर निकले और बहुत ठंड लग रही है, तो हम क्या करते हैं, अपने शरीर को सिकुड़ लेते हैं। तो सिकुड़ने से हमारे शरीर की हीट का लॉस कम हो जाए, अरे हमारे शरीर का टेम्परेचर बना रहे, क्योंकि अमुक मात्रा से कम भी हमारे शरीर का टेम्परेचर न होना चाहिए, घातक होता है।
तो ये सब बाह्य वातावरण के अनुसार हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में परिवर्तन करते हैं, उसे उत्तेजनात्मकता कहते हैं। तीसरा है प्रवाहकता यानी कि कंडक्टिविटी। जैसे हमारे शरीर के किसी एक अंग की कोशिका के द्वारा दिया गया मैसेज हमारे शरीर के दूसरे अंग तक पहुंचा दिया जाता है, और ये गुण हमारी तंत्रिका कोशिकाओं में ज्यादा होता है। यानी कि जैसे कि पैर में कांटा चुभा, तो पैर के द्वारा दिया गया ये मैसेज हमारे शरीर की तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, और ये जीवित में ही ये लक्षण होते हैं। वापस मस्तिष्क आदेश देता है पैर को हटाने का, तो हम क्या करते हैं, वो मस्तिष्क का आदेश पैर तक पहुंचता है और पांव हट जाता है। तो ये हुआ प्रवाहकता यानी कि कंडक्टिविटी। तो ये भी एक जीव का लक्षण है। उसके बाद हम लक्षण देखेंगे संकुचनशीलता यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि सिकुड़ना। हमारे शरीर की कुछ कोशिका का अंग या कोशिका का समूह सिकुड़ती है, जिससे उस अंग में एक प्रकार का कार्य बल उत्पन्न होता है। सिंपल भाषा में कहे तो उस अंग में एक प्रकार का मूवमेंट होता है। तो उस मूवमेंट के हिसाब से उस मूवमेंट होता है, हमारे अंग का कार्य होता है। तो जैसे हम लेते ओके रहने दो भैया। तो अगर हम जैसे कुछ लिखना चाहते हैं तो हमारे हाथ के स्नायुओं को मसल्स को सिकुड़ना पड़ेगा ताकि हम लिख सकेंगे। और जब हमारे हाथ के मसल्स फिंगर के उंगलियों के मसल्स सिकुड़ेंगे तो हम अच्छी तरह लिख पाएंगे, और जैसे ही लिखने का कार्य समाप्त हमारे वो मसल्स शिथिल हो जाते हैं। ये पिक्चर हटा लीजिए आप, पिक्चर रहने दीजिए अभी। अगर हमें चलना है तो हमें पैरों की मांसपेशियों में हमें सिकुड़न करना पड़ेगा, जिसको हम व्यवहारिक भाषा में क्या बोलेंगे, तनाव देना। जब हमारी पैरों की मांसपेशियों में हम तनाव देते हैं तो पैरों की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होता है, जिससे हम चल सकते हैं। अगर मुझे खाना खाना है तो प्लेट से कौर लेके मेरे मुंह तक लाना पड़ेगा, तो मेरे हाथ को मूवमेंट करना पड़ेगा। हाथ की मूवमेंट कब होगी, जब मैं मेरे हाथ के मसल्स में तनाव दूंगी, तो अर्थात कि जब मेरे हाथ के मसल्स में सिकुड़न होगा तब हाथ की मूवमेंट होगी और कौर प्लेट से मुंह तक आएगा। वापस हाथ को मुंह से प्लेट तक ले जाना है तो वापस मुझे मेरे हाथ के दूसरे मसल्स को में तनाव देना पड़ेगा, सिकुड़न करना पड़ेगा, तब होगा। अगर मुझे कुछ भारी चीज जैसे पानी से भरी हुई बकेट को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे हाथ और पैर दोनों के मसल्स में तनाव देना पड़ेगा। दोनों में सिकुड़न होगी, दोनों के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे हाथ और पैर में गति होगी और मैं पानी भरी बकेट को एक जगह से दूसरे जगह पे रख पाऊंगी। बकेट को रख लूंगी तो मेरे हाथ और पैर दोनों के मसल्स अब रिलैक्स हो जाएंगे यानी फैल जाएंगे यानी शिथिल हो जाएगी। तो ये जो सिकुड़न है, कॉन्ट्रैक्शन है, जिससे अंगों में गति होती है, और ये लक्षण केवल जीवित व्यक्ति में ही जीवित होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। इसके बाद देखा जाए तो वृद्धि। अब आकार में वृद्धि का होना दो तरह से होती है, एक तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है और दूसरा कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि हो सकती है। हम देखेंगे कि अरे ये गुण मनुष्य जाति में बहुत ही डेवलप है। हम जानते हैं कि एक छोटा बच्चा 2 किलो 2.5 किलो का बच्चा
पुख्त व्यक्ति बन जाता है, प्रौढ़ व्यक्ति भी बनता है। तो वो कैसे? वृद्धि के कारण। और ये वृद्धि का लक्षण भी जीवित का लक्षण है। उसके बाद आएगा वर्गीकृत। वर्गीकृत यानी डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर एक सामान्य कोशिका विभाजित होकर अनेक प्रकार की कोशिकाओं में, अनेक प्रकार की विशेष कोशिकाओं में परिवर्तित होती है। यानी कि एक सामान्य कोशिका में से अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है, जैसे कि नाड़ी तंत्र की कोशिका, अस्थि की कोशिका, मांसपेशी की कोशिका, लीवर की कोशिका। तो इस तरह से अनेक प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये जो निर्माण होने वाली जो कोशिकाएं हैं, वो मूल कोशिका से बिल्कुल संरचना की दृष्टि से अलग होती है और कार्य की दृष्टि से भी अलग होती है। उसके बाद प्रजनन। प्रजनन के अंतर्गत कोशिकाओं की नई कोशिकाओं का बनना होता है, जैसे 2 में से 4, 4 में से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरह से अनेक कोशिकाओं का नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है, पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत होती है और एक जीव में से दूसरा जीव की उत्पत्ति होती है। ये प्रजनन गुण के कारण ही होता है। एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में उतरते हैं, ये प्रजनन क्रिया के कारण ही होते हैं। तो जीवित व्यक्ति को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, मृत वस्तु से, निर्जीव से अलग करने वाले ये 7 लक्षण है जो जीव में पाए जाने वाले हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सेल के बारे में जानेंगे। सेल जैसे भवन की इकाई ईंट होती है, वैसे ही शरीर की इकाई कोशिका है, सेल है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको। सेल में मुख्यतः 3 भाग दिखाई देंगे। एक तो कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव और कोशिका अंग, कोशिकीय अंग। ये मुख्य 3 भागों के बारे में हम बात करेंगे। कोशिका भित्ति यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कि जैसे घर की दीवारें हमारा जो जैसे रक्षण करती है धूप, ठंडी, गर्मी से, वैसे ही कोशिका भित्ति भी सेल का रक्षण करती है। सेल के अंदर जो भी पदार्थ है, जो भी सेल के अंदर कोशिकीय अंग है, उनकी सुरक्षा करती है। कोशिका भित्ति सेल को आकार भी देती है। दूसरा, ये कोशिका भित्ति से के होकर ही कोशिका में पदार्थों का आवागमन होता है, यानी कि ऑक्सीजन, पोषक तत्व कोशिका के अंदर जाते हैं और त्याज्य पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के बाहर ये सेल मेम्ब्रेन के से द्वारा ही बाहर निकलते हैं। एक और चीज, ये सेल मेम्ब्रेन पे, कोशिका की भित्ति पे ग्राही तत्व होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। और ये जो रिसेप्टर है एक प्रकार के टिकट चेकर जैसे है। जैसे कि जैसे ये पदार्थ की जो प्रकृति है उसी के अनुसार पदार्थ को कुछ प्रकृति के अनुसार कुछ पदार्थों को अंदर जाने देता है। सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर, सेल के अंदर अलाउ नहीं करते। तो ये ग्राही तत्व डिसाइड करता है कि कौन से पदार्थ सेल के अंदर जाएगा, कौन से पदार्थ सेल के अंदर नहीं जाएगा। सेल के ये कोशिका भित्ति यानी कि सेल मेम्ब्रेन के कारण ही एक सेल का दूसरे सेल के साथ संपर्क बना रहता है, सेल का वातावरण के साथ भी संपर्क बना रहता है। दूसरा तत्व है साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव। जैसे तालाब में पानी होता है, वैसे सेल भी पूरा अंदर से कोशिका द्रव साइटोप्लाज्मा से भरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्मा में देखा जाए तो 91% पानी है, 8% उसमें
75 to 90% उसमें पानी है और बाकी की जो 10% बचा उसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, अकार्बन यौगिक सब उसमें है। और इसी कोशिका द्रव का मुख्य कार्य है ट्रांसपोर्टेशन करने का, यानी कि कोशिका के एक छोर पर से रासायनिक पदार्थ को कोशिका के दूसरे छोर पे ले जाना। कोशिका के एक एंड पर से, सेल के एक एंड पर से दूसरे एंड पे रासायनिक पदार्थों को ले जाना। दूसरा, सेल के बाहर भी अगर रासायनिक पदार्थ को भेजना है तो वो पदार्थ कहाँ, कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में पिघल जाता है और कोशिका सेल मेम्ब्रेन को पार करके बाहर जाता है या साइटोप्लाज्म के साथ मिलकर भी बाहर जाता है। यानी कि साइटोप्लाज्म का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का। अब कोशिकीय अंग कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म में बहुत सारी रचनाएं हैं और वो रचनाएं कोशिका द्रव में डूबी हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे तालाब में मगरमच्छ, मछलियां तैरती रहती है, वैसे ही ये सेल ऑर्गेनल्स है, वो कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। हम दो अंग के बारे में थोड़ी बात करेंगे, बाकी के अंगों के बारे में शॉर्ट में ही बात करेंगे। तो पहला है केंद्र यानी न्यूक्लियस। कोशिका के मध्य में गोल या अंडाकार की एक ठोस रचना है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्र कहते हैं, कोशिका केंद्र कहते हैं। और इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होता है। बहुत सारे डीएनए के अणु मिलकर एक जीन बनाते हैं, बहुत सारे जीन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं और हमारी कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़। अब प्रत्येक जीन जो होता है ये एक एक गुण का वाहक होता है, यानी कोई व्यक्ति लंबा है, बौना है, पतला है, मोटा है, काला है, गोरा है, उसके पीछे का कारण ये जीन जवाबदार होता है। तो हाँ, ये आनुवंशिक पदार्थ है और ये हमारे कोशिका के केंद्र में है। दूसरा कोशिका में महत्वपूर्ण जो अंग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये हमारे सेल का पावर हाउस है, क्योंकि वो ऊर्जा का उत्पादन करता है और ऊर्जा का संरक्षण भी करता है, स्टोर भी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में आने वाले ऑक्सीजन और ग्लूकोज में से ऊर्जा बनाता है और फिर उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित करता है। जब भी जरूरत हो तब वो उस ऊर्जा को वापस सेल को देता भी है, जरूरत पड़ने पर वो देता है एटीपी में से, और जब तक जरूरत ना हो तो वो एटीपी के रूप में संग्रह करके रखता है। और ये जो पूरी क्रिया है, ऑक्सीजन जो श्वसन तंत्र से आता है, ग्लूकोज जो पाचन तंत्र से आता है, और दोनों चीज रक्त के द्वारा आती है कोशिका में, तो वहां से होकर ऊर्जा तक उत्पादन करने की जो क्रिया है उसे अंतः श्वसन भी कहते हैं या कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। वो पिक्चर प्लीज दिखाइए जरा, 6th नंबर का है आई थिंक। सिक्स्थ या 7th? 6th। पिक्चर में दिखाया गया है जैसे कि डीएनए प्लस डीएनए प्लस डीएनए के बहुत सारे डीएनए के अणु मिलकर जीन बनते हैं और बहुत सारे जीन मिलकर बहुत सारे जीन मिलता है और क्रोमोसोम बनते हैं, ये दिखाया गया है। ठीक है, पिक्चर में बहुत अच्छी तरह दिखाई नहीं देता तो हम रहने देते हैं। ठीक है, ले लीजिए पिक्चर को, कोई बात नहीं।
तो चलिए अभी हमने दो अंग के बारे में देखा, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हम दूसरे अंगों के बारे में एक एक लाइन में ही जानेंगे, जैसे कि राइबोसोम है, वो दानेदार छोटी छोटी रचनाएं हैं और उसका मेन कार्य है प्रोटीन का उत्पादन करना। इसके बाद आता है अंतःद्रव जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका जो वो वेसल्स जैसी होती है, नलिया जैसी होती है, और वो कोशिका को एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। जैसे किचन में कैसे प्लेटफॉर्म होते हैं और उस पर हम खाना पकाते हैं, नीचे प्लेटफॉर्म में नीचे ड्रॉवर है, उसमें वस्तुओं को भी रखते हैं, स्टोर भी करते हैं, वैसे ही ये अंतःद्रव जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कोशिका में होने वाली रासायनिक प्रक्रिया के लिए प्लेटफॉर्म देती है। रासायनिक प्रक्रिया के बाद जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है उसको स्टोर भी करते हैं। उसके बाद आएगा गोल्गी काई। गोल्गी काई ऐसा है कि एक पर दूसरी, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी, जैसे प्लेट रखी हो, एक पर प्लेट सजाई हो, वैसी उसकी आकृति है। उसका मेन कार्य है प्रोटीन का परिशोधन, छटाई, पैकिंग और डिस्पैच करना। यानी कि हम देखें तो जैसे हम कहते हैं ना कि परिशोधन यानी मॉडिफाइंग करना, यानी कि जो प्रोटीन बना है उसको हम शरीर उपयोग में ले सके, इसलिए उसको थोड़ा और सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। जैसे हम कह सके कि भाई हमारा परीक्षा ध्यान भगवान महावीर की साधना पद्धति है, लेकिन उसको आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हम और सरल तरीके से हमारे सामने प्रदर्शित किया, दिखाया कि ताकि हम ये वो प्रयोग अच्छी तरह कर पाए, उसको ये भगवान महावीर की साधना पद्धति को हम अच्छी तरह ग्रहण कर पाए। इसलिए उन्होंने ये साधना पद्धति को थोड़ा मॉडिफाई करके हमारे सामने दिया, तो उसको परिशोधन कहते हैं। फिर छंटाई यानी कि सेपरेट करना, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन को सेपरेट करते हैं, फिर उसको पैकिंग करती है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये कौन करता है? गोल्गी काई। गोल्गी काई प्रोटीन का मॉडिफाई करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, उसको पैकिंग करते हैं और पैकिंग करके उसको जहां उसकी प्रोटीन की जरूरत है वहां ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। इसके बाद देखेंगे लाइजोसोम। लाइजोसोम छोटी गोली का जैसा है और ये लाइजोसोम में एक बहुत पावरफुल रसायन है, केमिकल है, जिसको हम एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम इतना पावरफुल है कि कोशिका में दाखिल होने वाले कोई भी जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस को पचित कर देते, उसको नाश करके उसका पाचन कर देते हैं। और दूसरा कि पेरोक्सीसोम, ये भी एक प्रकार की छोटी छोटी गोलिका है और ये गोलिका के अंदर भी एक रसायन है जिसको हम एंजाइम कहते हैं। वो भी एक एंजाइम है, लेकिन ये एंजाइम जो कोशिका के अंदर दाखिल होने वाले घातक रसायनों का विघटन करके उसकी जहरीली असर से कोशिका को बचाता है। यानी पेरोक्सीसोम भी एक प्रकार का एंजाइम से भरा होता है। और इसके बाद देखा जाए तो साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन भी एक छोटे धागे जितनी रचना है और वो भी कोशिका को मजबूती देता है, गति देता है। सेंट्रोजोल करके भी एक अंग है, वो भी कोशिका को विभाजन में हेल्प करते हैं। यानी छोटे मोटे कोशिका के अंग, बहुत सारे कोशिका के अंग है, लेकिन उसमें हमें दोनों के बारे में अच्छी तरह जानना है कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है। तो ये हमने सेल के बारे में थोड़ा जानकारी दी। अब हम सेल के लेवल पर प्रेक्षाध्ययन किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है और सेल के कुछ तत्वों का हम थोड़ा द्वंद्वात्मक अस्तित्व के साथ थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई सेल के केंद्र में आनुवंशिक तत्व है, बहुत सारे डीएनए मिलकर जीन बनता है और बहुत सारे जीन्स मिलकर क्रोमोसोम बनते हैं और प्रत्येक जीन्स एक एक गुण का वाहक है। तो ये जीन्स अनुसार व्यक्ति लंबा होता है, बौना होता है, सुरूप होता है, कुरूप होता है,
और हमारे जो कर्मशास्त्र है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति के अपने कर्म के अनुसार वो लंबा बौना सुरूप कुरूप होता है, नाम कर्म के अनुसार। तो हम नाम कर्म के साथ तुलना कर सकते हैं। दूसरी बात कि कहा जाता है कि तेजस शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है, वो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। वो तेजस शरीर हमारे स्थूल शरीर में व्याप्त है और हमारे स्थूल शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करता है, और ये प्राण ऊर्जा हमारे स्थूल शरीर को सक्रिय बनाए रखता है। तो शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करता है और वही ऊर्जा हमारे पूरे शरीर को सक्रिय बनाए रखती है। तो हम शायद माइटोकॉन्ड्रिया पर उत्पन्न ऊर्जा को हम प्राण ऊर्जा के साथ तुलना कर सकते हैं। एक और बात, हमारा शरीर 600 खरब कोशिका का बना हुआ है। प्रत्येक कोशिका सचेत है यानी कॉन्शियस है, सजीव है यानी लिविंग है, और संवेदनशील है यानी सेंटिएंट है। हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अपना काम करते हैं, आनंद में रहती है। अब जब तक हमारी कोशिकाओं के बीच सामंजस्य स्थापित रहता है तब तक हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जब कोशिकाओं के बीच असामंजस्य बनता है तब हमारे शरीर में रोग के द्वार खुल जाते हैं, शरीर में रोगों का प्रवेश होता है। अब हमारे स्थूल शरीर में आत्मा है, आत्मा शरीर के कण कण में है। वैसे ही हमारा पूरा शरीर कोशिका का बना है। शरीर का एक एक अंग, एक एक कण कोशिका का बना है। आत्मा का गुण है आनंद, और हमारी कोशिकाएं भी एक दूसरे से मिलजुल कर अच्छी तरह अपना काम करती है, आनंद में रहती है। लेकिन होता क्या है कि जब आज के कंपटीशन के जमाने में हमारे अंदर क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा आदि के आवेश आवेग आते हैं, मनुष्य 24 घंटे निरंतर नेगेटिव थिंकिंग करता रहता है। तो ये आवेश आवेग, नेगेटिविटी के कारण हमारी कोशिकाओं के भीतर जो भी रसायन है वो असंतुलित होते हैं। हमारी कोशिकाओं की जो कार्य प्रणाली है उसमें बाधा आती है। इतना ही नहीं, हमारी कोशिकाएं भ्रमित हो जाती है, यानी कि हमारे आवेश आवेग के कारण, हमारे नकारात्मक भावों के कारण हमारी कोशिकाएं भ्रमित हो जाती है। भ्रमित हो जाती है यानी कि कंफ्यूज हो जाती है, और वो ये नहीं समझ पाती है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन बाहर का है, कौन मेरा खुद का शरीर का है। वो समझ नहीं पाती, और वो क्या करती है, अपने ही कोशिका पे अटैक करती है, उस पे आक्रमण करती है। जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा देखें, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज करके डिजीज है, रोग है। ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होते हैं, अ डिजीज इन विच द इम्यून सिस्टम अटैक हेल्दी सेल, यानी कि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं पे आक्रमण करती है। सामान्य रूप से देखा जाए, रोग प्रतिकारक तंत्र का कार्य क्या है? रोग प्रतिकारक कोशिका का कार्य है कि हमारे शरीर में जो भी जीवाणु, विषाणु, विजातीय पदार्थ, जहरीला पदार्थ दाखिल होवे तो उसका नाश करके शरीर की रक्षा करना, शरीर की सुरक्षा करना है, शरीर की कोशों की सुरक्षा करना है। ये हमारे रोग प्रतिकारक तंत्र की कोशिका का कार्य है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में
इस रोग में हमारी कोशिकाएं भ्रमित हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती है और हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक तंत्र की कोशिका हमारे शरीर के स्वस्थ सेल पे ही आक्रमण करती है। वो समझती है कि ये विजातीय सेल है, ये जीवाणु है, इसीलिए स्वस्थ सेल पे आक्रमण करके उसी को ही नाश करती है। ऐसे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज हमारे शरीर में है, पाचन तंत्र के संबंधित है, मस्तिष्क के संबंधित है। उसमें से एक डिजीज जो बहुत ही कॉमन है, उसके बारे में आज मैं आपको उदाहरण दूंगी, जैसे कि रूमेटोइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस वैसे बहुत सारे प्रकार के हैं, लेकिन उसमें से जो रूमेटोइड आर्थराइटिस है वो ऑटो इम्यून डिजीज है। इस रोग में क्या होता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति की तंत्र की जो कोशिकाएं हैं वो हमारे शरीर के जॉइंट्स के स्वस्थ कोशिकाओं पे आक्रमण करके उसको नाश करने की कोशिश करती है। और इसीलिए रूमेटोइड आर्थराइटिस रोग में जॉइंट्स में सूजन आती है, पेन होता है और लंबे अरसे के बाद जॉइंट्स का आकार भी बदल जाता है। अब ये हमारी कोशिका क्यों आक्रमण करती है स्वस्थ पे? क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है कौन पराया है, और इसीलिए आक्रमण करके स्वस्थ कोशिका को ही नाश करती है। हमारी जॉइंट की स्वस्थ कोशिका को नाश करने की कोशिश करती है। क्यों भ्रमित है? क्योंकि हमारे भीतर जो 24 घंटे हम आवेश आवेग में नकारात्मक भावों में लिपटे रहते हैं, जिससे ये कोशिका के रसायन में असंतुलन होते हैं, कोशिका की कार्य प्रणाली में असंतुलन होते, बाधा डालते हैं और वो खुद भ्रमित हो जाती है। तो हम प्रेक्षा ध्यान के द्वारा सेल लेवल पे हम किस तरह से हम उसको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान में एक प्रयोग है अनुप्रेक्षा का। अनुप्रेक्षा के द्वारा हम नकारात्मक भावों की जगह हम सकारात्मक भावों की स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि क्रोध में क्षमा का, वैर विरोध में मैत्री की अनुप्रेक्षा कर सकते हैं, क्रूरता में करुणा की अनुप्रेक्षा, लोभ में अनासक्ति की अनुप्रेक्षा, अहंकार में मृदुता की अनुप्रेक्षा, भय में अभय की अनुप्रेक्षा। तो इस तरह हम प्रतिपक्ष की भावना के द्वारा जब हम अपने में से नकारात्मक भावों की जगह हम विधायक भाव, सकारात्मक भावों का स्थापन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी कोशिकाओं में जो रासायनिक असंतुलन हुआ था वो संतुलित हो जाता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है और हमारे दूसरों के साथ संबंध भी अच्छे होते हैं, हमारी कोशिका भी आनंद में रहते हैं और हम भी आनंद में रहते हैं। दूसरा कि जो सेल लेवल पे जो जैसे कि रूमेटोइड आर्थराइटिस में जोड़ों में नुकसान किया है हमारी भ्रमित कोशिकाओं ने, तो वहां हम शरीर प्रेक्षा करके द्वारा वहां रंगों के साथ हम उस स्थान की प्रेक्षा करते हैं। जैसे कि जोड़ों में, जैसे घुटने में तकलीफ हुई है, पेन हो रहा है, तो वहां घुटने पे हम लाल रंग का ध्यान के साथ वहां प्रेक्षा करते हैं। जब हम प्रेक्षा करते हैं वहां चित्त को ले जाते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का एक सामान्य नियम है, जहां जाएगा चित्त वहां जाएगा प्राण, और जहां जाएगा प्राण वहां ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो वहां घुटने की हम जब प्रेक्षा करते हैं तो वहां प्राण ऊर्जा बढ़ती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है और वहां कोशिकाओं की मरम्मत होती है, उसको स्वस्थ बनाने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा के द्वारा भी कोशिका के लेवल पे हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा करते हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जाने पर हमारी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने में वो अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। और जब हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, हमारा तेजस शरीर पुष्ट रहता है और हम भी स्वस्थ रहते हैं। तो ये आज हमने सेल लेवल पे
थोड़ा जाना सेल की रचना के बारे में और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम किस प्रकार से सेल लेवल पे हेल्पफुल हो सकते हैं उसके बारे में जाना। आगे हम रक्त परिवहन तंत्र के बारे में जानेंगे और आप लोगों के सुझाव है कि धीरे धीरे बोला जाए तथा इंग्लिश वर्ड्स और हिंदी वर्ड दोनों का अच्छी तरह प्रयोग किया जाए। तो ठीक है, आगे मैं अब इस चीजों का भी ख्याल रखूंगी। तो अब हम रक्त परिवहन तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। अब ये सिस्टम जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? तो मुख्य अंग है रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां। उसमें से आज हम रक्त के बारे में, जितना समय है उसमें रक्त के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। रक्त एक उत्तक है, जैसे हमने बताया था ना कि रसायन मिलकर कोशिका बनते हैं और कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनता है। तो रक्त बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है। श्वेत कण, WBC, RBC, प्लेटलेट, श्वेत रक्त कण, लाल रक्त कण, बिंबाणु आदि से बना हुआ है, इसलिए रक्त एक प्रकार का उत्तक है। दूसरा, ये उत्तक द्रव है, लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए उसे द्रव उत्तक कहते हैं। तीसरी बात, ये रक्त पूरे शरीर में घूमता है और एक अंग को दूसरे अंग के साथ जोड़ता है, यानी कि पूरे शरीर के अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, इसीलिए उसे संयोजी उत्तक भी कहते हैं। सामान्य रूप से जेंट्स में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, लेडीज में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। रक्त की pH 7.4 होती है, यानी कि हमारा रक्त अल्कलाइन है। 7, जिसकी pH 7 होती है वो न्यूट्रल होता है। हमारा पानी जिसकी pH 7 से नीचे होती है वो एसिडिक होता है, और जिसकी pH 7 से ज्यादा होते 14 तक में वो अल्कलाइन कहलाता है। तो हमारा रक्त अल्कलाइन है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स को देखा जाए जिसकी pH 3.5 to 4 है, यानी सारे के सारे कोल्ड ड्रिंक एसिडिक होते हैं, और जब हम शरीर में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो एक प्रकार का एसिड हमारे शरीर में डालते हैं, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं। और जब हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो हमारे शरीर को बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उसकी pH 3.5 से 4 3.5 to 4 है, और उस pH को हमारे रक्त की pH पे यानी 7.4 पे लाना पड़ता है। तो बहुत ऊर्जा का व्यय होता है। pH के बारे में अगर यहाँ समझाने बैठूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना समझो कि भाई हमारा रक्त की pH 7.4 है, यानी कि अल्कलाइन है। अब रक्त में 2 घटक होते हैं, 2 तत्व होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म होते हैं। कोशिकाएं होती है, और जो लिक्विड होते हैं उसे रक्त प्लाविका यानी कि प्लाज्मा कहते हैं। अगर हम रक्त को एक कांच की नली में डालकर अगर उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी उसका स्पिनिंग करते, जोर जोर से उसको गोल गोल घुमाते हैं, तो रक्त का द्रव भाग और रक्त का ठोस भाग, लिक्विड यानी सॉलिड भाग, दोनों अलग हो जाते हैं। तो आप देखोगे कि 55% लिक्विड भाग होता है और 45% सॉलिड भाग होता है। सॉलिड भाग में रक्त की कोशिकाएं होती है, जैसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होते हैं। अब रक्त का लिक्विड भाग जिसको रक्त प्लाविका या प्लाज्मा बोला जाता है, उसका अगर हम संगठन देखें तो उसमें 91% पानी है, 8% प्रोटीन है। हाँ, उत्तक मीन्स टिश्यू। 90 रक्त प्लाविका यानी प्लाज्मा में 91% पानी है, 8% प्रोटीन है। यानी आप देख लो 91 प्लस 8 99% तो खत्म हो गया, अब रहा 1%। तो इस 1% में 0.9% लवण क्षार है,
जैसे सोडियम क्लोराइड आदि। और बाकी का जो 0.1% रहा उसमें एंजाइम है, हार्मोन्स है, अकार्बन यौगिक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप समझ सकते हो कि 0.1% में हार्मोन्स है, तो हमारे शरीर में कितनी कम मात्रा में हार्मोन्स है और ये कितने कम मात्रा में होते हुए भी कितने इफेक्टिव है। इसके अतिरिक्त अब हम कोशिकाओं के बारे में जाने तो हमारे रक्त में 3 प्रकार की कोशिका है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का हम प्रमाण देखें तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 50 लाख आरबीसी कोशिकाएं हैं। प्लेटलेट का प्रमाण देखें तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 1.5 से 2.5 लाख 1.5 लाख प्लेटलेट्स है। यानी हम समझ ले कि अगर आरबीसी 50 लाख है और प्लेटलेट 2 लाख है, तो प्लेटलेट्स की तुलना में आरबीसी 25 गुना ज्यादा है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा प्रमाण देखा जाए तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में डब्ल्यूबीसी 4000 से 10,000 है। यानी कि डब्ल्यूबीसी की तुलना में प्लेटलेट 25 गुना ज्यादा है। ये सब 1 क्यूबिक मिलीमीटर में उनका प्रमाण दिखाया गया है। तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में जितना डब्ल्यूबीसी है उससे 25 गुना प्लेटलेट है और प्लेटलेट से 25 गुना आरबीसी रहता है। अगर आप लोगों को चार्ट में दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, बाकी बहुत कम, बहुत छोटे छोटे अक्षर में दिखता है। अब हम आरबीसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तो आरबीसी का जीवन काल यानी कि लाइफ स्पान 120 डेज का होता है। आरबीसी एक छोटी छोटी टिकिया जैसे होते हैं जो बीच में से दबे होते हैं यानी कॉनकेव होते हैं। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर का होता है, इसीलिए ये आरबीसी लाल रंग के दिखते हैं। हीमोग्लोबिन में देखा जाए तो 2 तत्व से हीमोग्लोबिन बना है, हेम प्लस ग्लोबिन। हेम मीन्स आयरन और ग्लोबिन मीन्स एक प्रकार का प्रोटीन। सामान्य रूप से देखें तो लेडीजों में हीमोग्लोबिन का प्रमाण 12 के आसपास रहता है और जेंट्स में 14-15 के आसपास हीमोग्लोबिन का प्रमाण रहता है, ग्राम 14-15 ग्राम रहता है। तो जब हम बोलते हैं व्यवहारिक भाषा में कि मेरे में 12 ग्राम लोही खून है, तो इसका मतलब है 12 ग्राम हीमोग्लोबिन है। इसका मतलब ये होता है। ये हीमोग्लोबिन का मेन कार्य, हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी का मेन कार्य क्या है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना है। अर्थात ये कोशिका फेफड़ों से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक लाता है और कोशिकाओं में से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है। तो जब आरबीसी में ऑक्सीजन होता है तब वो चमकीला लाल रंग होता है और जब आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो बैंगनी लाल रंग का होता है। उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी के बारे में देखें। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जैसे देखे तो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक का होता है। उसका लाइफ स्पान कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक का होता है। हमारे में डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, यूओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ये सारे नाम ना याद रहे तो चलेगा। तो ये डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे के शरीर की सुरक्षा करना, यानी हमारे शरीर में जो भी कोई जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हमारे शरीर को नाश करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ दाखिल होते हैं तो उसको नाश करना डब्ल्यूबीसी का काम है। तो डब्ल्यूबीसी में कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसे होते हैं
कि बैक्टीरिया के ऊपर डायरेक्ट अटैक करके उसको नाश करते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल जीवाणु विषाणु जैसे हमारे कोशिका में आते हैं, शरीर में आते हैं, तो उस पर डायरेक्ट अटैक करके उसको नाश करते हैं। लेकिन कुछ WBC ऐसे भी है जो डायरेक्ट अटैक नहीं करते, एक प्रकार का रसायन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन में से बनाते हैं, एक प्रकार का रसायन बनाते हैं, फिर वो रसायन उस जीवाणु या विषाणु पर छोड़ा जाता है और ये जीवाणु रसायन उस जीवाणु का नाश करता है। तो जैसे लिम्फोसाइट एक प्रकार का रसायन निर्माण करता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है और उसे प्रतिपिंड यानी के एंटीबॉडीज कहते हैं। हिंदी में प्रतिपिंड, इंग्लिश में एंटीबॉडी कहते हैं। और जो जीवाणु शरीर में दाखिल होते हैं उसे एंटीजन कहते हैं, यानी जो भी जीवाणु विषाणु शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं उसे एंटीजन कहते हैं। तो लिम्फोसाइट जो ये एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, वो एंटीबॉडी एंटीजन से मिलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी मिलते हैं, उसमें एंटीबॉडी वो एंटीजन का नाश करते हैं, यानी रसायन वो जंतु का नाश करते हैं। इसके बाद आता है बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स की संख्या, प्लेटलेट्स का जीवन काल देखा जाए तो 5 से 9 दिन का होता है। उसका मुख्य कार्य है कि शरीर में कहीं भी कट हो, घाव हो और रक्त का स्त्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस ब्लीडिंग को रोकना, उस रक्त स्त्राव को रोकना। तो वहां प्लेटलेट क्या होता है, विघटित हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन ऐसे बनाते हैं और फिर वहां रक्त का थक्का, ब्लड का क्लॉट बनाकर रक्त के स्त्राव को रोकता है। ये प्लेटलेट्स का कार्य है। तो हमने देखा कि रक्त के कार्य देखे कि भाई WBC का कार्य ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, WBC का कार्य RBC का कार्य ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, WBC का कार्य शरीर की सुरक्षा करना है, प्लेटलेट का कार्य है रक्त स्त्राव को रोकना है। इसके अतिरिक्त भी रक्त बहुत सारे कार्य करता है, जैसे कि हॉर्मोन्स को, अंतःस्रावी ग्रंथि में से निकलने वाले हॉर्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, शरीर में ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करना आदि अनेक कार्य है। अगर हमारे शरीर में रक्त की कमी होती है यानी कि हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमें शरीर में सुस्ती रहती है, थकान लगती है, थोड़ा सा काम करने पर भी हांफने लगते हैं। तो हमें प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम अपने रक्त को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान में बताया गया है कि भाई वक्ष और उदर की योगिक क्रियाएं करें। आसन में हम वज्रासन कर सकते हैं, योग मुद्रा कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं, फिर हम जानुशिरासन कर सकते हैं। तो इन योगिक क्रियाओं और आसनों से हमारे शरीर के पाचन तंत्र की अच्छी तरह मालिश होती है, जिससे पाचन तंत्र अच्छी तरह कार्य करता है, जिससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं। वक्ष की योगिक क्रिया के कारण हमारे श्वसन तंत्र अच्छी तरह कार्य करते हैं, फेफड़े अच्छी तरह कार्य करते हैं, जिससे ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलता है, तो हमारे शरीर में अच्छी मात्रा में खून का रक्त बन सकता है। आप ये स्लाइड ले लीजिए अभी। ओके, अभी ले लेते। दूसरा है कि हमें स्वास्थ्य केंद्र पर भी हम अरुण रंग का ध्यान करके प्रेक्षा भी करेंगे तो भी हमारे शरीर में रक्त बढ़ता है। रक्त बढ़ने के लिए अनुप्रेक्षा का भी सहारा ले सकते हैं। हम रक्त संवर्धन की अनुप्रेक्षा यानी कि ब्लड, हमारे शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ रही है, इस प्रकार की अनुप्रेक्षा का भी उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। हमें हमारा रक्त अल्कलाइन है तो हमें ऐसे फूड यूज करने चाहिए जो अल्कलाइन हो, अल्कलाइन फूड हो, ऐसे फूड खुराक का हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम फ्रूट में हम नाशपाती, केला, अंगूर, मौसम्बी, वेजिटेबल्स में हम पालक, टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी, खीरा, ककड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। और अंकुरित धान्य भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही
रक्त अल्पता में, एनीमिया में बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि अंकुरित धान्य में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है और हम जानते हैं हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है। तो ये सब चीजों से हमारा रक्त बढ़ता है। समय हो रहा है, मैं एक दो बातें ही कहना चाहती हूँ। सामान्य रूप से रक्त के बारे में ऐसा है कि हमारे शरीर का जितना वजन है उसका 7% वजन रक्त का होता है। यानी कि किसी व्यक्ति का 100 किलो वजन है तो उसमें 7 किलो रक्त है। अगर किसी का व्यक्ति का 50 किलो वजन है तो उसमें 3.5 किलो रक्त है। दूसरी बात, हमारे रक्त में जो भी कोशिकाएं हैं उसमें से 95% कोशिकाएं अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में बनती है। रक्त के अंदर जो कोशिकाएं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो अस्थि मज्जा में, स्प्लीन में, लीवर में, थाइमस ग्लैंड में बहुत सारी जगह बनती है। लेकिन ये कोशिकाओं का 95% कोशिकाएं हमारे अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में बनता है। अस्थियों के बीच में जो रेड कलर की टिश्यू होते हैं उसी में बनती है। तो इसीलिए हमें अपनी अस्थियों को बहुत ही मजबूत रखना आवश्यक है और अस्थियों को मजबूत रखने के लिए आसन आदि बहुत जरूरी है। तीसरी बात कि जैसे प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाकर, जहां रक्तस्राव होता है वहां प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकता है, ये उसकी पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन वही रक्त का थक्का अगर हमारी रक्त वाहिनियों में, वेन्स, धमनियों में, आर्टरीज में बन जाता है और अगर वो रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट घूमते घूमते अगर हमारी मस्तिष्क की रक्त वाहिनियों में अवरोध पैदा करता है, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, तो स्ट्रोक भी होता है। यानी कि रक्त का थक्का का नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। अगर हार्ट की नलियों में, कोरोनरी आर्टरी में अगर जम जाता है, अवरोध करता है, तो हार्ट अटैक होता है। तो इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की इफेक्ट होती है। तीसरी बात, हमारे रक्त में बहुत सारे प्रकार के खनिज है, जैसे आयरन, क्रोमियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे रक्त में सोना भी है। वैसे हमारे पूरे शरीर में 0.2 मिलीग्राम गोल्ड, सोना गोल्ड है और उसमें ज्यादातर गोल्ड हमारे रक्त में है। वैसे समय बहुत हो गया है और इसकी स्लाइड अभी आपको दिखाई बिल्कुल नहीं दी है, तो हम वापस सारी की सारी स्लाइड में ग्रुप में भेजूंगी ताकि आप अच्छी तरह देख पाएंगे। क्लास का समय हो गया है तो हम एक बार वंदना करते हैं। मैं कृतज्ञोस्मि बोलूंगी, आप मेरे पीछे गुरु को वंदना करेंगे, ठीक है? तो हम सब गुरु के आभारी, वही आप बोलेंगे। तो कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। माया जी बहुत बहुत धन्यवाद। वी हैड अबाउट 135 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हमसे, तो उनके प्रति भी आभार और कृतज्ञता आपके प्रति। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। तो इसी से हम ये क्लास एंड करेंगे। वापस सूचना, प्लीज जो भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं अपने नाम से ही जुड़े। मोबाइल का मॉडल है या कोई भी ऐसे नंबर्स हैं जो उससे नंबर से ना जुड़े, ताकि वी नो हु इज इन द लाइन फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रीजंस। सो कल मिलते हैं, वील मीट शार्पली एट 4 o'clock। तब तक जय जिनेंद्र, हैव अ नाइस डे।